हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 ध्यान से देखा होगा। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 का बहुत सारा कंटेंट कवर किया और आपने ये मैप भी देखा, बहुत अच्छे से समझा। तो अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 4 यहाँ से हम शुरू करेंगे। इस वीडियो में आपको मिलने वाली है बहुत सारी एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब बटन पर जाकर क्लिक करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। नेम्स ऑफ द लैंड, भूमियों के नाम। Two of the words we often use for our country are India and Bharat. The word India comes from the Indus, called Sindhu in Sanskrit. हम हमारे देश के लिए अक्सर दो शब्द उपयोग में लाते हैं, इंडिया और भारत। इंडिया शब्द इंडस शब्द से लिया गया है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। Find Iran and Greece in your atlas. The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindos or the Indos. And the land to the east of the river was called India. The name Bharat was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda. The earliest composition in Sanskrit dated to about 3500 years ago. Later it was used for the country. अब आपके पास जो एटलस है उसमें ईरान और ग्रीस को ढूंढिए। अभी मैं आपको एक पिक दिखाती हूँ और इसमें हम ईरान और ग्रीस को देखते हैं। तो ये रहा ईरान और ये रहा ग्रीस। 2500 वर्ष पूर्व जो ईरानी और ग्रीक लोग उत्तर पश्चिम से भारत आए तो वे सिंधु नदी से परिचित थे, इसलिए उन्होंने इसे हिंडोस या इंडोस नाम से पुकारा। और जो भूमिया या जमीन या इलाके इस नदी के पूर्व में थे उसे इंडिया कहा। और भारत शब्द उन लोगों के ग्रुप के लिए या समूह के लिए उपयोग किया गया जो उत्तर पश्चिम में रहते थे। दरअसल भारत शब्द ऋग्वेद से, जो कि संस्कृत भाषा की लगभग 3500 वर्ष पुरानी एक रचना है, एक ग्रंथ है, उससे लिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो उसमें जो ऋग्वेद है उसमें भारत शब्द का उल्लेख है और यही फिर बाद में हमारे देश के लिए उपयोग किया गया। Finding out about the past. There are several ways of finding about the past. One is to search for and read books that were written long ago. These are called manuscripts because they were written by hand. This comes from the Latin word manu, meaning hand. These were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as the birch, which grows in the Himalayas. Over the years, many manuscripts were eaten away by insects, some were destroyed. हम आखिर इतिहास के बारे में या कई वर्षों पूर्व क्या हुआ था ये कैसे पता लगाते हैं? बहुत से तरीके हैं पता लगाने के। सबसे पहले तो हम उन किताबों को ढूंढते हैं और पढ़ते हैं जो बहुत पहले लिखी गई थी। अब आप कहेंगे कि पहले किताबें कैसे लिखी जाती थी? क्या उस समय प्रिंटिंग का सामान था? नहीं, बहुत समय पहले लोग हाथ से किताबें लिखते थे और उन्हें हम मैनोस्क्रिप्ट या हस्तलिखित ग्रंथ या पांडुलिपि कहते हैं। लैटिन वर्ड मैनु का मतलब होता है हाथ और स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि या लिखावट या लिखने का तरीका। और ये मैन्युस्क्रिप्ट सामान्यतः पाम के पत्ते पर या फिर एक खास तौर पर तैयार किए गए एक वृक्ष की छाल, जैसे कि बर्च जो कि हिमालय में उगता है, उस पर लिखे जाते थे।
अभी मैं आपको एक मैन्युस्क्रिप्ट दिखाती हूँ। ये पांडुलिपि या हस्तलिखित ग्रंथ, आप जो भी इसको कह सकते हैं। तो ये पाम के पत्ते पर लिखी गई एक लिपि है और लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। तो ताड़ के पत्ते को 2 भागों में या 2 पेजों या 2 पन्नों में काटा जाता था, फिर उन्हें बांध दिया जाता था। अभी एक और मैन्युस्क्रिप्ट हम देखते हैं। ये ऋग्वेद की मैन्युस्क्रिप्ट का एक पेज है। तो ये बर्च वृक्ष की छाल पर लिखा गया है, जो कि कश्मीर में पाया जाता है और उसकी छाल से तैयार किया गया था। लगभग 150 वर्ष पहले इसका उपयोग ऋग्वेद की प्रति को छापने के लिए किया गया था। साथ ही इसका अनुवाद इंग्लिश में भी किया गया था। अब इसे महाराष्ट्र में पुणे की एक लाइब्रेरी में संरक्षित किया गया है या सेव करके रख दिया गया है। Over the years, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monasteries. These books dealt with all kinds of subjects, religious beliefs and practices, the lives of kings, medicines, and science. Besides, there were epics, poems, plays. Many of these were written in Sanskrit, others were in Prakrit, languages used by ordinary people, and Tamil. इतने वर्षों में बहुत सी मैन्युस्क्रिप्ट्स या हस्तलिपियों को कीड़ों ने खा लिया और कुछ ऐसे ही नष्ट हो गई, पर बहुत सी अभी भी सुरक्षित हैं और इन्हें मंदिरों में या मठों में संरक्षित करके रखा गया है। इन पुस्तकों में सभी प्रकार के विषयों जैसे धार्मिक विश्वासों और प्रचलनों, राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान से संबंधित जानकारी का उल्लेख है। इनमें से अधिकांश संस्कृत और बाकी प्राकृत भाषा, जो कि सामान्य जनों की भाषा है, और तमिल में लिखी गई। We can also study inscriptions. Now, what are inscriptions? These are writings on relatively hard surfaces such as stone or metal. Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. इतिहास का पता लगाने के लिए हम इंस्क्रिप्शंस या शिलालेख का भी अध्ययन करते हैं। शिलालेख भी लिखित दस्तावेज हैं जो कि मैन्युस्क्रिप्ट की अपेक्षा कठोर या फिर सख्त सतह जैसे कि पत्थर या धातु पर लिखे जाते हैं। कभी कभी राजा या शासक लोग अपने आदेशों को पत्थर या धातु पर खुदवाते थे, जिससे कि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। There are other kinds of inscriptions as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. For example, kings often kept records of victories in battle. कुछ और प्रकार के शिलालेख भी हैं जो पुरुषों और महिलाओं, साथ ही राजाओं और रानियों ने भी लिखे कि वे क्या करते थे, उनका जीवन किस प्रकार का था, उनकी डेली रूटीन और सभी प्रकार की क्रियाओं को उन्होंने शिलालेख के रूप में तैयार करवाया। साथ ही राजाओं ने युद्धों में अपनी जीत का ब्यौरा रखने के लिए भी अभिलेख आदि बनवाए। जैसे कोई राजा जब युद्ध जीत जाता था तो वो एक पत्थर पर अपनी जीत के बारे में कि युद्ध कब शुरू हुआ था, कब खत्म हुआ था, कितना एरिया उन्होंने जीता, इन सब बातों की जानकारी वो एक पत्थर पर खुदवाकर उसका इंस्क्रिप्शन बनवा लेते थे। Can you think of the advantages of writing on a hard surface and what could have been the difficulties? क्या आप बता सकते हैं कि किसी सख्त सतह पर खोदकर लिखने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं? चलो उसके फायदे हम देखते हैं। हम एक बहुत पुराना इंस्क्रिप्शन देखते हैं। ठीक है, यह इंस्क्रिप्शन या शिलालेख लगभग 2250 वर्ष पुराना है और यह कंधार जो कि आज के अफगानिस्तान में है, वहां मिला है। यह सम्राट अशोक की आज्ञा पर खुदवाया गया था। अब अशोक के बारे में चैप्टर 8 में हम
अच्छे से पढ़ेंगे। अब यदि कुछ लिखा हुआ है और अगर हमें वो पढ़ना है या फिर जब हम बोलते हैं तो हमें एक भाषा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यह शिलालेख दो अलग अलग स्क्रिप्ट और भाषाओं में खुदा हुआ है। जो ऊपर वाली है वह ग्रीक भाषा है और जो नीचे वाला है जो खुदा हुआ है वह एरामेक भाषा में लिखा हुआ है, जो उसी क्षेत्र की यानी जो कांधार में मिला है तो कांधार क्षेत्र की प्रचलित भाषा है। आर्कियोलॉजिस्ट, अब हम ये देखते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं। सो देयर वेर मैनी अदर थिंग्स दैट वेर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। Those who study these objects are called archaeologists. So archaeologist का मतलब होता है पुरातत्वज्ञ या पुरातत्व विज्ञान के विशेषज्ञ, या जो पुरानी चीजों को निकालते हैं उनको और उनका अध्ययन करते हैं या उनमें एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो देखिए, जिस तरह हम दैनिक जीवन में बहुत सी चीजों का उपयोग करते हैं, जैसे बर्तन, कपड़े, डेकोरेशन के सामान, खिलौने और डेली यूज के बहुत सारे आइटम्स, उसी प्रकार पुराने समय में भी ये चीजें बनाई जाती थी और उपयोग की जाती थी। तो जैसे जैसे समय बीतता गया तो बहुत सी चीजें जमीन के अंदर धंस गईं या पुराने किलों और महलों में रखी रह गईं। तो जो लोग इन चीजों का ढूंढते हैं और उन्हें उनका अध्ययन करते हैं, उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्वज्ञ या पुरातत्व विज्ञान का विशेषज्ञ कहते हैं। They study the remains of buildings made of stone and brick, paintings and sculpture. They also explore and excavate. Excavate means dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments, and coins. Some of these objects may be made of stone, others of bone, baked clay, or metal. Objects that are made of hard, imperishable substances usually survive for a long time. ये पुरातत्ववेत्ता या आर्कियोलॉजिस्ट पुरानी इमारतों या बिल्डिंग जो ईंटों और पत्थरों से बनी होती थी उनके अवशेषों का, पुरानी पेंटिंग्स का और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। अवशेष का अर्थ होता है बचा हुआ। कई बिल्डिंग्स पुरानी टूट फूट गई या पुराने युद्धों के दौरान कई इमारतों और महलों को तोड़ दिया जाता था और उनके ऊपर नई इमारतें भी बनाई जाती थी, लेकिन उनके कुछ खंबे, पिलर्स या मूर्तियां वगैरह आज भी खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से निकाली जाती हैं। फिर इनका अध्ययन करके इनकी उम्र माने इनकी एज यानी वो कितनी पुरानी है या किसने बनवाई थी, इन सब बातों का पता लगाया जाता है। तो जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं पहले वो सब प्रकार की खोज करते हैं और फिर जमीन के नीचे से खुदाई करते हैं। फिर उसमें से औजार, हथियार, घड़े, बर्तन, गहने, सिक्के आदि को निकालते हैं। इनमें से कुछ चीजें पत्थरों से, कुछ हड्डियों से, कुछ मिट्टी से और कुछ धातु से बनी हुई हैं। तो जो वस्तुएं सख्त यानी इम्पेरिशेबल या अविनाशी, जो मतलब जो चीजें नष्ट नहीं होती या सड़ती नहीं है, वे चीजें लंबे समय तक चलती हैं। इसी वजह से पत्थर या धातु से बनी चीजें आज भी सुरक्षित हैं। जैसे कि ये घड़ा, यह एक पुराने शहर से मिला है जो कि लगभग 4700 वर्ष पहले उपयोग किया जाता था। तो यह एक सिक्का देखते हैं, यह एक चांदी का सिक्का है जो लगभग 2500 वर्ष पहले उपयोग किया जाता था। Archaeologists also look for bones of animals, birds, and fish to find out what people ate in the past. Plant remains survive far more rarely. If seeds of grain or pieces of wood have been burnt, they survive in a charred form. Do you think cloth is found frequently by archaeologists? Archaeologists जानवरों की, पक्षियों की और मछलियों की पुरानी हड्डियां भी ढूंढते हैं, जिससे यह पता लगाया जा सके कि पुराने समय में लोग क्या खाते थे, क्योंकि हड्डियां कभी भी नष्ट नहीं होती। पेड़ पौधे और जानवर तो इतने दिनों तक जिंदा रह नहीं सकते।
यदि अनाज के बीजों को या लकड़ी के टुकड़ों को जलाया जाए तो वे जरूर जली हुई अवस्था में सरवाइव कर सकते हैं, यानी कि नष्ट नहीं होते हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि आर्कियोलॉजिस्ट कपड़े भी ढूंढते हैं? हाँ, तो कुछ सभ्यताओं में कपड़ा उपयोग होता था, तो कई जगहों पर कपड़ों के अवशेष या धागे भी आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा ढूंढे गए हैं। Historians, that is, scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions, and archaeology. Once sources are found, learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it by bit. So, historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past. Historians मतलब इतिहासकार, तो ऐसे विद्वान जो कि पास्ट का यानी हिस्ट्री का यानी कि पुरानी समय का अध्ययन करते हैं, तो वे एक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उस शब्द को हम कहते हैं सोर्स या फिर स्रोत। तो ये स्रोत का मतलब है ऐसी जानकारी जो कि हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस और आर्कियोलॉजी से प्राप्त होती है। तो एक बार जब स्रोत मिल जाते हैं तो वे उन्हें थोड़ा थोड़ा करके जोड़ते हैं, यानी कि एक कड़ी से दूसरी कड़ी को मिलाकर उसे दोबारा बनाते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस या फिर साहसिक होता है। इसलिए हिस्टोरियंस, इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्ववेत्ता जासूसों की तरह होते हैं। तो ये सारे सोर्सेस को क्लू की तरह उपयोग करते हैं और इतिहास का पता लगाते हैं, यानी कि जैसे पहले क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था, ऐसे एक एक करके सारी घटनाओं को सीक्वेंशियल ऑर्डर में वे जोड़ते हैं और हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। वन पास्ट और मैनी, अतीत एक होता है या फिर कई होते हैं। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, आवर पास्ट? We have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. For example, the lives of herders or farmers were different from those of kings and queens. The lives of merchants were different from those of craftspersons, and so on. Also, as is true even today, people follow different practices and customs in different parts of the country. चलिए इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि अतीत एक होता है या कई होते हैं। कि जैसा कि हमने इस बुक का टाइटल देखा, हमारे अतीत, पास्ट, ये प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है, यानी कि बहुवचन है। पास्ट मतलब एक अतीत और पास्ट मतलब बहुत सारे अतीत। तो इसे बहुवचन में इसलिए उपयोग किया गया है ताकि आपका ध्यान आकर्षित किया जा सके इस तरफ कि अतीत सबके अलग अलग होते हैं, अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग अतीत होता है। जैसे कि किसानों का और चरवाहों का जीवन राजा और रानियों के जीवन से बहुत भिन्न है, बहुत अलग है। या फिर व्यापारियों का जो जीवन है वो शिल्पकारों के और जो कई तरह के लोग काम करते हैं, यानी कि सबका जीवन अलग अलग होता है। और जैसा पहले होता था ऐसा आज भी होता है। सबकी लाइफ्स डिफरेंट होती हैं, हमारी लाइफ डिफरेंट है और एक डॉक्टर्स की लाइफ डिफरेंट होती है। इसके अलावा जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं या ऑफिस में जॉब करते हैं, इन सब की लाइफ डिफरेंट डिफरेंट होती है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग तरह का काम करते हैं और अलग अलग परंपराओं का या रीति रिवाजों का पालन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड्स get their own food by fishing, hunting, and collecting forest produce. By contrast, most people living in cities depend on others for supplies of food. Differences such as these existed
in the past as well. उदाहरण के लिए आज जैसे हम सोचें तो अंडमान आइलैंड में रहने वाले अधिकतर लोग अपना भोजन मछली पकड़कर, शिकार करके या फिर जंगलों से सामान इकट्ठा करके प्राप्त करते हैं, जबकि इसके विपरीत जो लोग शहर में रहते हैं वो अपने खाने के लिए भोजन की सप्लाई पर डिपेंड होते हैं, यानी कि जब उनको भोजन दिया जाएगा, सप्लाई दी जाएगी भोजन की, उस पर डिपेंड रहते हैं। तो जैसे आज अंतर होता है इस तरह से, ऐसे यही अंतर पुराने जमाने में भी यानी अतीत में भी हुआ करता था। Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers, or herders did not keep records of what they did. While archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown. इसके अलावा एक अंतर और है, जैसे कि हम राजाओं और उनके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जीत का और अपने युद्धों का रिकॉर्ड पूरा रखा था राजाओं ने। लेकिन अधिकतर सामान्य लोग जैसे कि शिकारी हैं या मछुआरों के झुंड हैं या जो गैदरर्स हैं, किसान हैं, हर्डर्स हैं, इन्होंने अपनी जीवन का या वे क्या करते थे इस तरह का कोई भी रिकॉर्ड उन्होंने नहीं रखा है। तो जब आर्कियोलॉजी में जब इन सब बातों का अध्ययन किया जाता है तो उससे हमें पता चलता है कि क्या है उनकी लाइफ, क्या थी उनकी लाइफ। तो ऐसा बहुत कुछ है जो कि अभी तक ज्ञात नहीं है या हमें पता नहीं चला है। तो बहुत कुछ ऐसा है जो अभी हमें जानना है। तो ये सब बातें जब हम पुरानी चीजें निकालते हैं, खुदाई करते हैं, तो जो इतिहासकार हमारे होते हैं वो चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तो हमें इन सब बातों के बारे में पता चलते जाता है। What do dates mean? डेट्स का क्या मतलब होता है? If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year 2000, 2021 and something. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So 2000 means 2000 years after the birth of Christ. All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC, before Christ, added on. In this book, we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point. अगर आपसे कोई डेट पूछे तो आप शायद यही बताएंगे, दिन बताएंगे, महीना बताएंगे, साल बताएंगे, जैसे 2000 या 2021 या और कुछ। तो ये सारे के सारे ईयर्स ईसा मसीह जो कि ईसाई धर्म के संस्थापक थे उनके जन्म से संबंधित है। तो जैसे अगर सन 2000 लेंगे तो उसका मतलब है ईसा के जन्म से 2021 है, इसका मतलब कि ईसा के जन्म के 2021 वर्षों बाद का आज का हमारा दिन है। लेकिन अगर हमें ईसा के जन्म के पहले की तारीखों को देखना है तो उसके लिए हम लेटर बीसी का उपयोग करते हैं, जिसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। तो अगर कोई ईयर है जैसे कि अगर 500 बीसी है तो उसका मतलब होता है कि ईसा के जन्म से 500 वर्ष पहले। तो इस पुस्तक में जितनी भी डेट्स बताई जाएंगी वो आज से पीछे की तरफ बताई जाएंगी और आज का जो बेस ईयर होगा वो ईयर 2000 होगा, यानी उसको स्टार्टिंग पॉइंट मानकर हम सारी डेट्स को पीछे की तरफ काउंट करेंगे। तो ईसा के जन्म तक जो साल होंगे हमारे ईयर्स वही आ जाएंगे, लेकिन ईसा के जन्म की पहले की तारीखों को हम बीसी से डिनोट करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको इस वीडियो की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 कर देना। बाय।
है।